यहां हमें पढ़ना है फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो हम फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करेंगे। स्टेटमेंट क्या याद रखना है? सिंथेसिस ऑफ एटीपी, और वो एटीपी किससे बनता है? एडीपी से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये वाला फॉस्फेट याद है ना? यही इसी फॉस्फेट का, इसी एसिड का ये फॉस्फेट ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसका एसिड का नाम फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ लाइट एनर्जी, किसकी मदद से ये होता है? लाइट एनर्जी, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया? फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। अब दोनों टाइप का मतलब समझ आएगा आपको। एक को बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरे को बोला जाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक पाथवे आपको समझ आता है, जहां से स्टार्ट हो वहीं आके एंड हो जाए, वो रिपीट होता है। और नॉन साइक्लिक का आई थिंक क्लियर होगा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पहले देखो, ये इसका ही दूसरा नाम है जेड स्कीम। क्या इसका नाम है? जेड स्कीम। आया था ये टर्म पहले ही, जेड स्कीम, है ना? तो वो जेड स्कीम यही है, ठीक है। तो ये जेड स्कीम क्यों बोलते हैं? आपका जो ये अल्फाबेट है जेड, जो ये फोटो सिस्टम, इनका अरेंजमेंट जो होता है, जो एटीपी फॉर्मेशन का अरेंजमेंट है, लेटर जेड की तरह होता है। जेड ही ऐसा ही बनाते हो, इसी को ऐसे कर दो, है ना? इसलिए इसको जेड स्कीम बोला जाता है। अभी तो एन लग रहा है, ये ऐसा अरेंज नहीं होता। ये मेम्ब्रेन को, जब हम मेम्ब्रेन थैलेकॉइड की देखते हैं तो ऐसा अरेंज होता है। तो लेटर जेड है ना? इसको हमने इसको ऐसे करके यहां बना रखा है, ये एन की तरह जो दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जेड स्कीम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनमें जो आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, अब एक नया वर्ड आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इनका जो अरेंजमेंट होता है, दोनों फोटो सिस्टम का जो अरेंजमेंट होता है, वो एक जेड लेटर बनता है, ऐसा दिखता है, इसलिए इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं। अब जो दूसरी बात याद रखनी है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, इसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। कौन से? दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, P700B और P680B। मतलब ये कौन सा फोटो सिस्टम हो गया? ये कौन सा हो गया? ठीक है, हमने देख लिया है दोनों में डिफरेंस। इसका नेचर कैसा होता है? रिड्यूसिंग नेचर का होता है। इसका नेचर कैसा होता है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है। अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर इसको मिला है, वो इसकी वजह से मिलता है, OEC। क्या है इसके पास? अरे भाई, कोई आपसे पूछे कि PS1 और PS2 में डिफरेंस क्या है, कि वो रिड्यूसिंग नेचर का है, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, तो PS1 के पास NADP रिडक्टेज एंजाइम है, इसलिए वो रिड्यूसिंग नेचर का है। क्या है? NADP रिडक्टेज एंजाइम। ये एंजाइम का नाम भी याद करना शुरू करो। नाम क्यों दिया गया ये हमने देख लिया था, क्योंकि यहाँ पे जो फोटो सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का अरेंजमेंट है, वो इस तरह से है कि मेम्ब्रेन में जेड, अल्फाबेट जेड का जैसा शेप बनाता है, इसलिए इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं। और ये एक्चुअली एक मैकेनिज्म है, किसके लिए? फोटो फॉस्फोराइलेशन के लिए। मतलब एक्चुअली बोले तो फॉस्फोराइलेशन, बट लाइट की प्रेजेंस में। और ये नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये साइकिल बैक नहीं होता, स्टार्ट हुआ एक एंड पे खत्म हो जाएगा। इसमें पहला जो पॉइंट याद रखना है, दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? जब फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड की बात करेंगे तो कौन से रीजन में मिलेगा? क्या अब नॉन अप्रेस्ड पार्ट में होता है दोनों सिस्टम? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रेस्ड पार्ट के बारे में सोचना है, मतलब ग्रेना थैलेकॉइड में ही ये फोटो सिस्टम चलेगा, स्ट्रोमा थैलेकॉइड में नहीं चलता, स्ट्रोमा लैमेली में ये फॉस्फोराइलेशन नहीं चलेगा। क्लियर हो गया?
नॉट इन स्ट्रोमा थैलेकॉइड बिकॉज स्ट्रोमा थैलेकॉइड के पास PS2 नहीं होता और एक NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होता। जैसे हम इसकी बात करते हैं PS1 की, तो PS1 का नेचर कैसा है? रिड्यूसिंग नेचर है, और PS1 के पास हमने रिड्यूसिंग नेचर यही बोला था कि उसके पास एक एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज एंजाइम। अब यही PS1 जब हम नॉन अप्रेस्ड पार्ट में देख रहे हैं तो ये वहां के PS1 के पास ये एंजाइम नहीं होता। पहली दूसरी बात ये याद रखनी है, इनका जो PS2 का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब यहाँ पे पहले एक और बात समझ लेनी है कि जो हमारा कोई फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम में रिएक्शन सेंटर अब हमें समझना होगा और यहाँ पे बातें क्लियर होंगी। ये आपको इनके एसेसरी पिगमेंट्स दिखाए गए हैं, छोटे छोटे डॉट्स अलग अलग कलर में, और ये क्लोरोफिल ए है आपका जो एज अ रिएक्शन सेंटर है, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर क्यों कहा जाता है वो समझना, जब इसको लाइट मिलेगा, यहाँ पे लाइट का रेडिएशन रेज स्ट्राइक करेंगी क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल से, तो ये क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल जिसे हम रिएक्शन सेंटर कह रहे हैं, ये रिएक्शन सेंटर है, ये इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है। क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है। आपने वो एलिमेंट का एक्साइटेड स्टेट सुना होगा, जब कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में जाता है तभी वो बॉन्ड बनाता है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब जैसे अपन बात करें NaCl में हम क्या पढ़ते हैं कि Na सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन Cl को दिया है ना, तब इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से ही बॉन्ड बनता है ना। तो ये भी एक मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल एक क्या है? मॉलिक्यूल है, एंड दिस मॉलिक्यूल कैन इमिट द इलेक्ट्रॉन। और जितने भी पिगमेंट के मॉलिक्यूल हैं वो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं कर सकते, इसलिए वो रिएक्शन सेंटर नहीं कहे जाते। यही उसकी पहचान है। रिएक्शन सेंटर क्या कर सकता है? इट कैन एमिट इलेक्ट्रॉन। जब, कब? ऐसा नहीं, हमेशा। जब उसको एक एनर्जी मिलेगी, एक जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जिसे हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के नाम से बोल रहे हैं कि अगर ये PS2 है तो 680 के वेवलेंथ की लाइट चाहिए रिएक्शन सेंटर को, देन इट कैन इमिट द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एक्साइटेड क्लोरोफिल P680, बोले तो क्लोरोफिल ए। तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इमिट करा। अब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स अरेंज होते हैं उसी मेम्ब्रेन में, ये फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनॉन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, ये सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, एक से दूसरे के पास ट्रांसफर करते हैं। उनका रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पर ही अरेंज होते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो स्केल भी बनी हुई है। जब इसको लाइट मिलता है तो इसका इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होता है तो रिडॉक्स पोटेंशियल इस लेवल पे कहीं जाता है, और इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का रिडॉक्स पोटेंशियल आप इस स्केल पे देख सकते हो। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज होते हैं, जिनका सबसे ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल वो यहाँ, फिर उसके बाद एंड देन दूसरे फोटो सिस्टम को ये ट्रांसफर कर दिया जाता है। वो इलेक्ट्रॉन क्यों करा जाता है वो भी हम देखेंगे। तो रिएक्शन सेंटर क्लियर हो गया। रिएक्शन सेंटर ही इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है और एसेसरी पिगमेंट्स नहीं कर सकते, इसलिए वो रिएक्शन सेंटर है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फ्रॉम PS2 फोटो सिस्टम। सेकेंड का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, जहां पे अपने ऊपर देखा एक्साइटेड क्लोरोप्लास्ट एंड देन PHEO लिखा हुआ है, दैट इज अ फियोफाइटिन। वो क्या है? पूरा नाम क्या है? फियोफाइटिन, विच पासेस इलेक्ट्रॉन टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये फियोफाइटिन एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। कई इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एक सीरीज में अरेंज है अकॉर्डिंग टू देयर रिडॉक्स पोटेंशियल। उसको हम बोलते हैं ETS। क्या बोलते हैं? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को वो फियोफाइटिन अपना क्या करता है? इलेक्ट्रॉन उसी के थ्रू पास आउट कराता है। कंसिस्टिंग ऑफ किससे बना हुआ है? साइटोक्रोम से बना हुआ है। एंड दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डाउनहिल। डाउनहिल क्यों बोल रहे हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पर ये सारे कैरियर्स अरेंज हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो ट्रांसफर हो रहा है रिडॉक्स पोटेंशियल। इसकी रिडॉक्स पोटेंशियल सबसे ज्यादा, उसके बाद
नेक्स्ट प्लास्टोक्विनोन की उससे कम, फिर इसकी और उस कम, इसकी और कम, तो रिड्यूसिंग ऑर्डर है। डाउनहिल ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं? जब कोई नीचे की तरफ आता है तो डाउनहिल ट्रांसपोर्ट ये होता है इलेक्ट्रॉन का। और जब कोई चीज डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होती है तो वो एनर्जी क्या करती है? एमिट करती है। जब आपको स्टेयर पे ऊपर चढ़ना है तो आपकी एनर्जी खर्च होती है, जब नीचे उतरना है एनर्जी खर्च नहीं होती, कंजर्व होती है। या हम किसी एंटिटी की बात करें तो वो जब ऊपर उसको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करना है तो एनर्जी चाहिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ा था। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में जहां अलोंग द कंसंट्रेशन मूवमेंट होना है, जैसे कोई पत्थर आपने पहाड़ के ऊपर से छोड़ दिया तो पत्थर का जितना स्पीड होता जाएगा उसकी उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी, है ना। तो वो सेम इलेक्ट्रॉन के लिए वही बात है, ठीक है। तो डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है, ये ध्यान रखना है। एंड इट इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स पोटेंशियल, वो हमने पहले स्केल पे देख लिया। एंड द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम PS2 पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू द पिगमेंट ऑफ PS1। नॉन साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन इमिट करता है PS2 वो ETS के थ्रू PS1 के पास आता है। किसके पास आता है? PS1 के पास। पिक्चर में देखो ध्यान से, ये PS2 है, यहां से इलेक्ट्रॉन ETS के थ्रू कहां आया? PS1 के पास आ गया। बात क्लियर हो गई? इतनी बात ये बोल रहे हैं। अब जो आपको बात समझनी है वो ये है कि जो PS2 है इसके पास इलेक्ट्रॉन आया कहां से? तो वो इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ सामने दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा। PS2 के पास होता है OEC, जिसका पूरा नाम क्या है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जो जिसका रोल कहां पे है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये देखो, यही हमने पढ़ा था। H2O का ये फोटोलाइसिस करा सकता है एंड देन इट प्रोड्यूसेस H+ आयन, ऑक्सीजन प्लस साथ में क्या बना था? अगर यहां पे हम 2 वाटर का मॉलिक्यूल ले रहे हैं तब, अगर H2O है सिर्फ एक वाटर का मॉलिक्यूल के लिए हम क्या प्रोडक्ट लिखेंगे? 2H+ बनेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा प्लस हाफ O2 बनेगा। यही हमने पढ़ा था। यही इलेक्ट्रॉन जो वाटर के फोटोलिसिस से बनता है, वही ये जो यहाँ का रिएक्शन सेंटर है जो इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिया, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके अपना इमिट कर दिया, अगर वो लगातार इमिट ही करता रहा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर देता है ये आपका वाटर का फोटोलिसिस। इसकी तो बात बन गई, यहां पे कोई समस्या डेफिशिएंसी नहीं आती। अब इसका इलेक्ट्रॉन PS कहां पे आ जाता है? इस पूरे ETS के थ्रू PS1 के पास। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जब चलता है तब की बात है। अब ये PS1 इस इलेक्ट्रॉन को, PS1 एक्चुअली लाइट रेडिएशन पड़ रहा है तो फोटो सिस्टम इस पे भी पड़ेगा, इस पे भी पड़ेगा। तो ये जो PS1 है उस कौन सी वेवलेंथ की लाइट पे? 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट पे ये भी एक्साइटेड होता है और इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। इसका भी रिएक्शन सेंटर, जो यहां पे डेफिशिएंसी थी इलेक्ट्रॉन की, दैट इज फुलफिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ PS सेकंड। जो PS सेकंड का इलेक्ट्रॉन आया वो जो यहां पे डेफिशिएंसी वो पूरा कर दिया। इसकी डेफिशिएंसी किसने पूरा कर दिया? वाटर का जो इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों की बात बन गई। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे ETS में जाता है वो इसके रिडक्शन में यूज होता है। NADP प्लस H+ के रिडक्शन में यूज होता है और ये बन जाता है NADPH। ये लिखो, NADPH लिखो, या जो H+ लिखो, या फिर इसको आपको कई जगह पे मिलेगा NADPH2। ये बनता है। तो इलेक्ट्रॉन कहां यूज किया जाता है? इसके रिडक्शन में, NADPH2 के रिडक्शन में। और इनके रिएक्शन सेंटर्स का इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा होता है? यहां पे जो इलेक्ट्रॉन PS2 से चला वो वापस PS2 के पास नहीं आता। आता है? नहीं आता। इसलिए नॉन साइक्लिक पाथवे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। ये क्या है?
एसिमिलेटरी पावर ही तो है ना, ये एसिमिलेटरी पावर ही तो बन रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन। लाइट की प्रेजेंस में इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन एमिट करा रहा है, रेडिएशन एनर्जी, लाइट एनर्जी। तो ये एसिमिलेटरी पावर किसकी मदद से, लाइट की मदद से हो रहा है, तो दैट इज अ फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इलेक्ट्रॉन जो इनके रिएक्शन सेंटर से निकलता है वो साइकिल बैक नहीं होता, वापस नहीं आता, इसलिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से ही क्या बनता है, ये ऑक्सीजन। बात समझ आ रही है? इस नेचर के लिए या हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो गैस है वो इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से ही चलता है। OEC सिर्फ PS2 के साथ ही होता है। अभी इसके हम लोकेशन पे आएंगे कि मेम्ब्रेन में कैसे ये पूरा सिस्टम कैसे लोकेटेड है, तो आपको और बातें समझनी है। अभी इसका रोल आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आगे अपन समझेंगे धीरे से। तो नॉन साइक्लिक की इतनी बात क्लियर हो गई, बोलो अब आगे देखो। द इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम PS2 पास थ्रू द ETS चेन टू द PS1 साइमल्टेनियसली। इलेक्ट्रॉन उसी के साथ ही जैसे PS2 रिलीज और कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो PS1 भी अपना रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में होके क्या करेगा, उसको जैसे 700 की नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट मिलेगी वो भी इमिट करेगा। और इसका जो एक्सेप्टर होता है दैट इज द FRS। ये एक्चुअली अभी अननोन है, ये क्या चीज है नहीं पता, बट इसको आयरन सल्फर प्रोटीन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये आयरन सल्फर प्रोटीन है। एंड देन फेरेडॉक्सिन के पास जाता है एंड ये इलेक्ट्रॉन ये मूव कर जाते हैं, ये भी डाउनहिल ही मूव करते हैं। अगर PS1 का देखोगे तो डाउनहिल मूवमेंट है। एंड दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी NADP जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है इस इलेक्ट्रॉन की मदद से। एंड द इलेक्ट्रॉन दैट वेयर मूव्ड फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकेंड मस्ट बी रिप्लेस्ड। जो फोटोसिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन मूव करा और PS1 के पास आया, दिमाग में पिक्चर बनाना कोशिश करो। PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला, PS1 के पास आया, उसको रिप्लेस करना जरूरी है, मस्ट है। नहीं करोगे तो रिएक्शन सेंटर वो मॉलिक्यूल खत्म हो जाएगा, है ना। उसको फुलफिल करने के लिए दिस इज अचीव्ड बाय द इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर की स्प्लिटिंग से जो इलेक्ट्रॉन मिलता है, जो अवेलेबल होता है, वही उसका वो फुलफिल करा जाता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS2। एक अच्छा सवाल ये भी है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किस फोटोसिस्टम से एसोसिएटेड है। एंड वाटर स्प्लिट होकर क्या बनाता है, H+, नेसेंट ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन। आपको ये रिजल्ट पता है। एंड दिस क्रिएट्स ऑक्सीजन, वन ऑफ द नेट प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। नेट प्रोडक्ट में हमने कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन दोनों देखा था, है ना। तो नेट प्रोडक्ट का एक हिस्सा यहां बन जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव फ्रॉम द फोटोसिस्टम फर्स्ट। जो फोटोसिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकला वो भी उसको रिप्लेस भी करना होता है, तो PS2 वाला इलेक्ट्रॉन PS1 को जाके रिप्लेस कर देता है ना। उसका तो काम बन गया, लेकिन PS2 का काम कैसे बनता है, फोटोलिसिस करा के, ठीक है। एंड ये हो गया आपका रिजल्ट। एंड मुझे नहीं लगता ये रिएक्शन आपको दोबारा बताने की जरूरत है। एंड वी नीड टू एम्फसाइज हियर दैट water splitting complex is associated with PS2 and which itself is a physically located on the inner side of the membrane of thylakoid। ये बात जिसके दिमाग में बन गई उसको एक आपको आगे हाइपोथेसिस पढ़ना है, कीमो हाइपोथेसिस। ATP कैसे बनता है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो यहां थोड़ा सा आगे हम चलेंगे और इस पिक्चर पे आएंगे। ये है आपका एक थाइलेकोइड। ये क्या है, एक थाइलेकोइड है, ठीक है। जो PS2 है, ये PS2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। या अगर हम इसी पे बात करें, यहाँ एक हम और बना लेते हैं थाइलेकोइड। थैलेकोइड का जो PS2 का लोकेशन है इस मेम्ब्रेन में, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन है, तो इसके इस रीजन पे आपका PS2 लोकेटेड होता है।
मतलब इनर सरफेस मेम्ब्रेन का, ये इनर सरफेस है, ये आउटर सरफेस है। ये थैलेकॉइड का ल्यूमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूमेन। एक मेम्ब्रेन एक स्पेस को कवर करा हुआ है, एक स्पेस है ना, दैट इज अ ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड। तो ये ल्यूमेन का सरफेस जो हुआ तो वो इनर सरफेस, ये बाहर वाला स्ट्रोमा की तरफ जो हुआ तो वो आउटर सरफेस। तो जो हमारा PS2 है इसकी लोकेशन होती है इनर सरफेस पे। OEC इसी से रिलेटेड है, इसी के साथ एसोसिएटेड है ना। तो यहीं पे वाटर का स्प्लिटिंग होता है। तो जो H+ आयन बनता है वो इसी ल्यूमेन में इकट्ठा होता है। कहां होता है? ल्यूमेन में इकट्ठा होता है। इतनी बात आपको समझनी है। आगे आ जाओ इधर। हाँ देखो, तो ये आपको क्लियर हो गया। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बोले तो यहां पे एक्चुअली लिखना चाहिए था OEC, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर ले तो ये कहां पे होता है? एसोसिएटेड होता है PS2 के साथ। और ये फिजिकली किस तरफ है? इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलेकॉइड लोकेशन होता है। ये बहुत क्लियरली ध्यान रखना। The addition of these electron reduces NADP+ to NADPH+, जिसे हम प्रोटॉन, ये स्ट्रोमा का इस्तेमाल करता है। जो यहाँ ये भी क्लियर करो, जो NADPH बनता है NADP+ को रिड्यूस करा जाता है ना। तो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आयन, दिस इज द हाइड्रोजन आयन ऑफ स्ट्रोमा। ये किसका हाइड्रोजन आयन है? स्ट्रोमा का हाइड्रोजन आयन है। किसका है ये? स्ट्रोमा का है। ये ध्यान रखना, ये ल्यूमेन का नहीं है, थैलेकॉइड के ल्यूमेन का नहीं है। थैलेकॉइड के बाहर जो स्ट्रोमा है उसका हाइड्रोजन यहां पे यूज किया जाता है। अभी जब लास्ट में इन सब का आप एप्लीकेशन पढ़ोगे ना, तब आपको लगेगा कि ये क्यों हमें याद रखना होता है। ठीक है, तो ये आपका H+ की बात हो गई। एट एवरी स्टेप ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर टेक्स प्लेस। एक इलेक्ट्रॉन कैरियर दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो जो ट्रांसफर कर रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो रिसीव कर रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा होता है and takes place and energy is released which is utilized to creation of proton gradient to form ATP। और इसी ट्रांसफर से प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट किया जाता है। कैसे क्रिएट किया जाता है वो और आगे हम क्लियर करेंगे। और जो इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट का मदद से ही ATP का सिंथेसिस होता है, वो आगे हम एक हाइपोथेसिस भी पढ़ेंगे। दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम PS2 अपहिल टू द एक्सेप्टर। जब हम PS2 से स्टार्ट करें तो इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइट होकर ऊपर जाता है, वो अपहिल ट्रांसपोर्ट है। फिर उसके बाद रिडॉक्स पोटेंशियल के ETS में नीचे आता है, दैट इज अ डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। फिर PS1 को ट्रांसफर कर दिया, PS1 का इलेक्ट्रॉन लाइट रेज रिसीव करा और वो अपहिल ट्रांसपोर्ट, फिर अगेन डाउनहिल ट्रांसपोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है। अपहिल टू एक्सेप्टर एंड डाउन द ETS में डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है एंड टू द PS1 तक पहुंच गया। एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अनदर एक्सेप्टर एंड फाइनली डाउनहिल टू NADP+। और डाउनहिल वो ट्रांसपोर्ट डाउन NADPH से करा जाता है। और इस पूरे स्कीम को हम इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर है PS2 से अपहिल, फिर ETS में डाउनहिल, फिर अपहिल, फिर से डाउनहिल, दैट इज द जेड स्कीम। इस पूरे को हम जेड स्कीम बोलते हैं क्योंकि इनका ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक शेप बनता है और ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। एंड दिस जेड शेप इज फॉर्म ड्यू टू ऑल कैरियर्स आर प्लेस्ड इन सीक्वेंस ऑन रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। ये ऐसा शेप इसीलिए बना है कि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो जो उनकी रिडॉक्स पोटेंशियल है वो उसी के बेसिस पर अरेंज है मेम्ब्रेन में और ऐसा स्कीम, ऐसा शेप बनाते हैं। अगर वो रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पर नहीं अरेंज होते, रैंडम अरेंजमेंट होता, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं अरेंज होते, तो ऐसा शेप नहीं बनता। ये इनकी बात है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है आपका एक बढ़िया सा सवाल, क्वांटम रिक्वायरमेंट एंड उसके बाद क्वांटम यील्ड। ये बड़े फेमस क्वेश्चन है और बड़ी आसान सी बात है, कोई बहुत इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अब
यहां पे ये वर्ड हम पहले समझ चुके हैं। क्वांटा का मतलब यहाँ पे एक्चुअली फोटोन होता है। हमने रेडिएशन एनर्जी को हमने यही पढ़ा था, रेज आर द पैकेट्स ऑफ फोटोन। तो वो फोटोन कितना रिक्वायर होता है एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस में, जितने फोटोन रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन अ फोटोसिंथेसिस, दैट इज अ क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम क्वांटा समझ रहे हो, फोटोन फोटोन कितने चाहिए, कितनी रेडिएशन एनर्जी चाहिए कि एक ऑक्सीजन बन जाए, दैट इज अ क्वांटम रिक्वायरमेंट। और इसको इमर्सन ने कैलकुलेट किया एंड क्वांटम रिक्वायरमेंट होता है 8। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस में 8 फोटोन की जरूरत होती है, दैट इज अ क्वांटम रिक्वायरमेंट। ये आपको याद रखना होगा, एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूफ किया हुआ है, तो ये हमें याद रखना है, ये डाटा है आपके लिए, ठीक है। अब क्वांटम यील्ड क्या है, आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व बाय वन क्वांटम, एक क्वांटम से कितना ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन रहा है, दैट इज अ क्वांटम यील्ड। भाई मान लो कि 8 लोग मिलके एक ऑक्सीजन बना रहे हैं, तो एक लोगों ने कितना काम किया, 1/8, दैट इज वही आपका एक का एफिशिएंसी है, एक फोटोन का काम है। तो क्वांटम यील्ड हमें समझना है, फोटोन का यील्ड समझना है कि एक फोटोन कितना ऑक्सीजन बना सकता है, तो 1/8 कर दो एंड वही आपका हो जाता है क्या, परसेंटेज में निकाल लेते हैं तो 12.5% आ जाता है, और अगर डेसिमल में निकालोगे तो 0.125 आता है। 1/8 को आप सॉल्व करोगे तो इसलिए इसमें मुझे नहीं लगता कोई परेशानी वाली बात है। क्वांटम रिक्वायरमेंट अगर याद है तो यील्ड अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। तो ये दो बातें हैं। उसके बाद है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक का आइडिया आपको समझ आ गया। नॉन साइक्लिक में क्या एसिमिलेटरी पावर बनता है, NADPH, ATP नहीं बना, क्या बनता है, NADPH बनता है। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन समझो, इसमें सिर्फ और सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है। कौन सा, सिर्फ और सिर्फ PS1। और PS1 की लोकेशन अगर हम सोचे तो हमें पता है कहां है, नॉन अब्रेस्ड पार्ट ऑफ द लैमेली, चाहे वो आपका ग्रेना थैलेकोइड हो या स्ट्रोमा थैलेकोइड हो, नॉन अप्रेस्ड होना चाहिए। और नॉन अप्रेस्ड का आपका पता है, इसमें सिर्फ एक फोटोसिस्टम इन्वॉल्व है, ये हमें पता है। एंड पॉसिबल लोकेशन इसका कहां हो सकता है, एंड स्ट्रोमा, लैमेली एंड थैलेकोइड, दोनों जगह हो सकता है। थैलेकोइड की बात करेंगे तो उसका ग्रेना थैलेकोइड की बात करेंगे तो साइड में, और स्ट्रोमा में बात करेंगे तो वहां। ड्यूरिंग साइक्लिक ETS इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिएक्शन सेंटर के पास वापस आता है। जैसे इधर देखो तो PS1 है, PS1 इसको लाइट मिला, इलेक्ट्रॉन इमिट करा, इलेक्ट्रॉन इमिट करता है तो कैरियर्स के थ्रू उसको रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग यहां भी अरेंज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, मूव करते हैं, एंड अगेन दैट इज साइकिल बैक टू द रिएक्शन सेंटर। इसलिए ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। और इस दौरान जो यहाँ पे एक ये इवेंट हो रहा है, ये ATP नहीं बनाता, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है ये ATP नहीं बनाता, ये ATP बनाने के लिए, ATP बनने के लिए कंडीशन क्रिएट कर देता है। और वो कंडीशन यही है, जो स्ट्रोमा का H+ है, स्ट्रोमा में जो H+ आयन है, दैट इज पम्प्ड इनटू ल्यूमेन। जो इधर आपका इधर देखोगे तो ल्यूमेन यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ल्यूमेन में थैलेकोइड का जो ल्यूमेन है उसमें पंप किया जाता है। अब ध्यान से सुनना, ल्यूमेन में एक तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से H+ का कंसंट्रेशन बढ़ता है, दूसरा आपके पास ये भी एक ऑप्शन है PS1 के पास, PS1 अगर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कर रहा है तो वो इनका साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F, ये पूरा सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स है, ये इलेक्ट्रॉन को पंप करता है ल्यूमेन में। तो स्ट्रोमा से H+ आयन कहां जा रहे हैं, ल्यूमेन में जा रहे हैं। तो स्ट्रोमा में H+ आयन का कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा एज कंपेयर टू ल्यूमेन।
रहेगा दोनों जगह पे, बट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, H प्लस का मतलब यहां पे है प्रोटॉन, ये तो आप समझते होगे। प्रोटॉन, प्रोटॉन का कंसेंट्रेशन ल्यूमेन में ज्यादा, स्ट्रोमा में कम हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या है। ड्यूरिंग ETS इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम रिएक्शन सेंटर रिटर्न बैक रिएक्शन सेंटर, इसलिए साइक्लिक है। एवरी स्टेप ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, यहां भी वही होता है। इलेक्ट्रॉन कैरियर अपने रिडॉक्स पोटेंशियल के बेसिस पर अरेंज होते हैं, एंड ये जो विच रिलीजेस द एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड। जो ये एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं जब भी ETS के थ्रू, तो यही एनर्जी यूज किया जाता है टू पंप द H प्लस आयन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन, और उसी एनर्जी का यूज किया जाता है टू फॉर्म प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब है कि कंसेंट्रेशन डिफरेंस किसके किसके रीजन में, ल्यूमेन एंड स्ट्रोमा। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन नहीं साइकिल होता, नहीं ये चलता, तो वो H प्लस आयन ल्यूमेन में नहीं पंप करा जा सकता था। एंड दिस साइक्लिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी उनके पास है, दैट हेल्प्स टू पंप द H प्लस आयन फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। एंड जो H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन जब ल्यूमेन में जो बढ़ रहा है, दैट इज यूजेज इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। बात क्लियर हुई? अभी देखते हैं और क्लियर होगी। साइक्लिक में कोई ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा क्योंकि यहां पे OEC होता ही नहीं, PS1 के पास OEC होता ही नहीं। OEC नहीं तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगा, एंड क्योंकि यहां पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एब्सेंट है। NADPH का एक ये रिड्यूसिंग पावर है, ये रिड्यूसिंग पावर मतलब ये आसानी से H प्लस आयन दे देगा, रिड्यूस कर देता है किसी को, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, एक रिड्यूसिंग पावर है। और यहां ये नहीं बनेगा, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है तो यहां नहीं बनेगा ये, क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ द ये मेम्ब्रेन जो है, उधर जो PS1 है उनके पास NADP रिडक्टेज भी नहीं होता। यहां आपने जो एक स्टेप देखा, ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करा जाता है, NADP प्लस को H प्लस से रिड्यूस करा जाता है NADPH में, देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन एंजाइम, जिसका नाम आपको याद रखना है NADP रिडक्टेज। ये किस PS1 के पास होगा? ये PS1 है, यहां है, लेकिन जब PS1 नॉन अप्रेस्ड में है वहां नहीं है। तो डिफरेंस समझ आ रहा है? जब ये PS1 एसोसिएटेड है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के साथ, देन इट हैज NADP रिडक्टेज, बट ये जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से इसका कंसर्न है, देन इट हैज नॉट NADP रिडक्टेज। ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात होने के बाद आपका फोटोफॉस्फोरिलेशन की कहानी हो गई खत्म। दोनों का कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन क्या है? नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है। यहाँ पहला इसका ये अच्छा सवाल है, जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जब चलता है तो इनका पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है जो दैट इज अ फियोफाइटिन। यहाँ पे आपका FRS है, दैट इज द अननोन, या आप इसको लिख सकते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन, ठीक है। एंड ये इलेक्ट्रॉन जो एक्सपेल्ड करा जाता है रिएक्शन सेंटर से वापस नहीं आता। जो रिएक्शन सेंटर ने इलेक्ट्रॉन इमिट कर दिया एक्साइटेड होके, वो वापस नहीं आता। जैसे PS2 के पास की बात करें तो वो कंपनसेट किया जाता है बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से इलेक्ट्रॉन निकलता है उससे कंपनसेट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन साइकिल बैक हो जाता है, तो इधर कोई कंपनसेशन की जरूरत है नहीं, ठीक है। NADP रिड्यूस हो जाता है NADPH में, यहां रिड्यूस नहीं होता है। क्यों? इसका रीजन भी आपको समझ के रखना है कि जब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के PS1 की बात चलेगी तो NADP रिडक्टेज एब्सेंट होता है।
ये एब्सेंट होता है यहाँ पे, लेकिन जब ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के PS1 की बात चलेगी तो यहाँ पे NADP रिडक्टेज प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस मेन है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इतनी बात हो गई क्लियर?